आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का होना आरंभ हो गया था। बढ़ते समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक जीवों का निर्माण हुआ। इन जीवधारियों में एक जाति मनुष्यों की भी थी। आरंभ में मनुष्य पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करता था। उस समय मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते थे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर आग और पहियों की इन्होंने खोज कर ली थी और वहीं से शुरुआत मानी जाती है सभ्यताओं की। इन्होंने समूह बनाकर नदियों के किनारे रहना सीख लिया। इस प्रकार प्रमुख 4 सभ्यताओं का जन्म हुआ: चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसमें सबसे ज़्यादा विकसित हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। नमस्कार, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत की सभ्यता तथा वैदिक काल की संस्कृति के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदारो था। यह सभ्यता आज से करीब 5000 साल पहले मानी जाती है। इस सभ्यता की शुरुआत 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता का बड़ा नगर मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा भारत में इस सभ्यता का बड़ा नगर राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सिंधु नदी और सहायक नदियों के आसपास हैं, परंतु बाद की खुदाई में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। खुदाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सभ्यता की विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की प्रमुख बात है यहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती थी। यहाँ की जल निकासी उत्तम थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो के भवन बड़े होते थे। मोहनजोदारो के विशाल स्नानागार तथा अन्नागार से इस सभ्यता के विकास का अनुमान लगा सकते हैं। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। घरों का पानी बहकर सड़क तक आता था, जहाँ इनके नीचे नालियाँ बनी होती थी। यहाँ के निवासियों ने विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू की। सिंधु सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है, जिसमें एक योगी का चित्र है। 3 या 4 मुख वाले इस योगी को कई विद्वान शिव जी का चित्र बताते हैं। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उसके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ पर स्वास्तिक के भी चित्र मिले हैं। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। चारों सभ्यताओं में मिले प्रमाणों के अनुसार इस सभ्यता के लोग एक दूसरे के यहाँ व्यापार आदि के लिए आया जाया करते थे। वे पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल करते थे। तांबे और कांसे का उस काल की कला, खासकर मूर्ति बनाने का हुनर बहुत चढ़ा बढ़ा था। हजारों मूर्तियाँ कांसे, पत्थर और मिट्टी की मिली हैं। खासकर मोहनजोदारो की कांसे की नारी मूर्त गजब की है। इसमें हजारों मोहरें भी मिली हैं, जिस पर अनेक जानवरों की तस्वीरें उभरी हुई, जिसमें एक श्रृंगी पशु प्रमुख है। व्यवसाय, परिवहन के साधन, पशुपालन, तकनीकी उत्पादन प्रणाली इस सभ्यता के परिचायक हैं। किसे गुमान था कि रेत से ढकी सिंधु की जमीन पर कभी फसलों के खेत लहराते थे। एक से बढ़कर एक नगर खड़े थे, जो लोग शांति से रहते थे और खेती या रोजगार करते थे। यह सभ्यता समय के साथ किसी कारणवश मिट तो गई, लेकिन अपनी उन्नत तकनीकी की छाप विश्व में छोड़ती गई। इस सभ्यता के अंत के पश्चात एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्य वेदों से प्राप्त होती है। इसे वैदिक काल कहा गया। इस वैदिक काल को यदि हम 2 भागों में बांटें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक काल तथा 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना गया है। इस काल में ही ऋग्वेद का निर्माण हुआ, जिसमें 10 मंडल 128 सूक्त हैं। इन्हें स्रोतों का संकलन भी कहा जाता है। कुल 10 मंडलों में दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर का मत है कि ऋग्वेद का निर्माण ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ भी हो, यह निश्चय है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से हजारों वर्ष पूर्व हुई है। ऋग्वेद की प्राचीनता ही हिंदू सभ्यता की प्राचीनता को सिद्ध करने में यथेष्ट है। पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ता भी ऋग्वेद को संसार का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं।
जनश्रुतियों के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी इन वेदों का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन तीनों वेदों का निर्माण हुआ। यजुर्वेद 2 प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम शाखा, राणायणी शाखा, जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं, शौनक, पिपलाद। वेदों में यद्यपि देवताओं का वर्णन है, तथापि मुख्य कल्पना ईश्वर की ही है। सूर्य, इंद्र, अग्नि में जो शक्ति निहित है वही ईश्वर का रूप है। इन देवताओं की मान्यता ईश्वर की शक्ति के रूप में है, ईश्वर के रूप में नहीं है। भारतीय आर्यों के इतिहास का प्राचीनतम युग ऋग्वैदिक ही है। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। जनश्रुतियों में यह भी है कि आर्यों के आगमन के बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वनाश हुआ और वैदिक काल की शुरुआत हुई। आर्यों के मूल निवास स्थान कौन था, इस पर मतभेद है। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि आर्यों का मूल स्रोत मध्य एशिया था, दूसरे से कैस्पियन सागर का प्रदेश, दक्षिणी रूस अथवा ईरान और सप्तसैंधव आधुनिक पंजाब को बताते हैं। अन्य विद्वजनों में विश्व की समस्त भाषाओं की क्षमता के आधार पर यह मत स्थिर किया कि इन भाषाओं को बोलने वाले एक ही श्रेणी के या वर्ग के लोग थे। एक ही श्रेणी के भाषाओं में समता इस प्रकार देखने को मिल सकती है क्योंकि ये लोग एक दूसरे के यहाँ व्यापार करने जाते थे। और आर्यों को सर्वश्रेष्ठ भी कहा गया है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी और इस सभ्यता के निवासी एक स्थान से चलकर विश्व के अनेक भागों में फैल गए। कई सभ्यताओं में इनके आदान प्रदान और व्यापार से इनके संस्कृति हर जगह फैल गई, क्योंकि जिस प्रकार भारत का विस्तार ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हर जगह फैला था, आज की भले ही इसकी सीमा निर्धारित हो, किसी समय इनका निवास स्थान कई सभ्यताओं में था। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि आर्य विदेशी है। हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक कालीन सभ्यताओं में अंतर यह था कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी तथा वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण थी। जो भी हो, यह प्राचीन सभ्यताएं बेमिसाल थी।